हेलो स्टूडेंट्स, आपसे स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया बेटा इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का या साइंस का आप बोल सकते हैं, चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी में। उसके में एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। आज हम पहुँच चुके हैं पेज नंबर 209 पर। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं या आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं या आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा बेटा प्ले लिस्ट का, और वहाँ से आप ऑन करके आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं बेटा, 1 बाय 1 क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। आपके पास पेज नंबर 209 पर 4 क्वेश्चन दिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। क्या स्टेटमेंट है बेटा? ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कहते हैं किन किन फैक्टर के ऊपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं। ये क्वेश्चन जो है ना पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता ही है। इस पेज पे से क्वेश्चन पक्का आता है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए, उनमें से एक क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में पक्का आएगा, 2 मार्क्स में, लिख लीजिए इस बात को। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास एक वायर है, ये इसकी लेंथ क्या बेटा L है। तो देखिए बेटा रेजिस्टेंस होता है क्या है? रेजिस्टेंस होता है कि हमारा चार्ज कितना लॉस हो रहा है। अगर आप इधर से इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो और उधर नहीं पहुंच रहा है वो, तो इसका मीनिंग क्या, इस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये उसको रोक रही है। और हमारे इलेक्ट्रॉन को रोकता कौन है? प्रोटॉन, यानी कि इसके अंदर इम्प्योरिटी, इसके अंदर इम्प्योरिटी। अब आप जितनी ज़्यादा इसकी लेंथ कर दोगे, हमारे इलेक्ट्रॉन के उतने ज़्यादा चांस हैं प्रोटॉन से टकराने के। उतनी ज़्यादा क्या है, प्रोटॉन से वो टकराएगा। अगर वो प्रोटॉन से टकरा गया तो हमारा इलेक्ट्रॉन वेस्ट हो गया, हमारा चार्ज उधर नहीं पहुंचेगा, तो हमारा चार्ज उधर नहीं पहुंचेगा, हम क्या बोलेंगे, करंट नहीं आया। और करंट नहीं आया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या आ गया, जितनी लंबी वायर होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो लेंथ पे क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। सेकंड फैक्टर देखिए भाई, अब हमने लेंथ तो जितनी करनी थी उतनी कर ली, हमारे हाथ में ही नहीं है कि हम लेंथ कम कर दें। तो हमने क्या किया, अब इस चीज़ को देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको बोला जाता है बेटा जहाँ से इफेक्ट होता है। तो जैसे आप एक रूम के अंदर बैठे हो तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, आपका जो डोर है जहाँ से आप आते जाते हो, तो आपका इफेक्ट जहाँ से हो रहा है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से आते हैं उधर निकलते हैं, या उधर से आते हैं इधर निकलते हैं, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा। अब अगर इसको हम कम कर दें तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में बड़ी मुश्किल होगी। आप सपोज कीजिए आप रूम के अंदर बैठे हो, जितना आपका डोर है उसकी विड्थ ज़्यादा होगी तो आप एकदम से आसानी से निकल सकते हैं, बहुत सारे बच्चे भी निकल सकते हैं एक साथ। अगर वो टाइट है तो उसमें से इंडिविजुअल आपको निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, अगर ये टाइट कर दें हम तो इलेक्ट्रॉन को मुश्किल हो जाएगी निकलना बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो हमारा करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो, इसकी थिकनेस अगर हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसको जितना मोटा आप करते जाओगे वायर को, उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये 2 फैक्टर हमारे पास जो न्यूमेरिकली हैं, लेंथ और एरिया। अब थर्ड जो फैक्टर हो गया बेटा नेचर। अब मान लो आपने लेंथ भी इक्वल कर दी, आपने उसकी थिकनेस भी इक्वल कर दी, 2 वायर आपके पास, एक का रेजिस्टेंस फिर भी दूसरा कुछ और आ रहा है, दूसरे का कुछ और आ रहा है। तो थर्ड फैक्टर क्या है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी, नेचर, कि आपका जो कंडक्टर उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं चलने के लिए। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कैसे चलेगा। तो फोर्थ फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर नेचर पे डिपेंड करता है। आप लिखेंगे इसको, सिर्फ वर्ड्स में लिखते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो हमने 3 फैक्टर लिख दिए हैं। फोर्थ फैक्टर क्या होता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है बेटा। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर करेंगे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा कंडक्टर का।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप लिख सकते हैं। आपको अगर आपके वैसे सिलेबस में नहीं है ये, तो आपके ये 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ऑफ ए कंडक्टर। तो आप ये 4 फैक्टर को नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। आइए रीड करते हैं क्या स्टेटमेंट है। विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। कहता है क्या हमारे पास 2 वायर हैं, एक थिन है और एक थिक है, ठीक है बच्चों, किसमें से इजीली करंट फ्लो कर सकता है। तो आइए हमने भी ये टॉपिक किया। देखो जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, उसका रेजिस्टेंस कम तो उसमें से करंट आसानी से पास करेगा। तो आप क्या नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखेंगे करंट इजली फ्लोज थ्रू थिक वायर। क्या लिखेंगे, थिक वायर। रीजन क्या दोगे, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज लेस देन थिन वायर। ठीक है बच्चों, थिन वायर से क्या उसका रेजिस्टेंस कम है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर रीजन में फॉर्मूला, ये जो हमने लिखा था हमने, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप यहाँ पर इसको रीजन में डाल सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या स्टेटमेंट है। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। कहता है रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बात उसकी भाई। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ। पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट चेंज विल अक्कर इन द करंट थ्रू इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखिए बेटा, मैंने वो इरेज कर दिया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को। अगर आप उनको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हमें पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अब इसने बोल रहा है कि हमें रेजिस्टेंस तो क्या रखना है, बराबर रखना है। रेजिस्टेंस तो क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। वोल्टेज को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए भाई, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब आप सेकंड केस में क्या करो, वोल्टेज को हाफ कर दो, V/2 कर दिया। हमने क्या कर दिया बच्चों, V/2 कर दिया। ये किसके इक्वल है, I-R के। भाई नया जो करंट निकालना है, स्टेटमेंट समझिए ध्यान से। क्या स्टेटमेंट है, कहता है कि अगर हम वोल्टेज को हाफ कर दें और रेजिस्टेंस को सेम रखें तो करंट पे कितना चेंज आएगा, क्या चेंज होगा करंट के अंदर। तो मान लेता हूँ करंट की वैल्यू तो आ जाएगी I', वोल्टेज हो गया V/2 और रेजिस्टेंस रहेगा R। वो भी R था, ये भी R है, सेम रहेंगे रेजिस्टेंस दोनों। तो यहाँ से देखिए भाई आप लोग, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपको I' निकालना है। क्या निकालना है आपको, I'। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से V का वैल्यू कितना है, IR है, वो यहाँ पर पुट कर दो। तो आप क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या आ जाएगा, V की वैल्यू पुट कर दो, IR/2 इक्वल आ गया बेटे I' और R के। R से R कैंसिल, तो I' किसके बराबर आ गया, I' बराबर आ गया बेटा I/2। ये I' क्या हमारा न्यू करंट और I क्या हमारा ओल्ड करंट। तो हमारा जो न्यू करंट आया वो क्या हो गया, ओल्ड करंट का हाफ हो गया। तो इसका मीनिंग है जब वोल्टेज हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर रेजिस्टेंस सेम है तब की बात है ये। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। क्या स्टेटमेंट है, वाई आर कोयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये आपके पास NCERT एक्सरसाइज में भी था, क्वेश्चन नंबर 18 में था एक पार्ट में। ये कहता है टोस्टर की और आपका जो हीटर या ओवन है जो भी है,
इलेक्ट्रिक आयरन है उनकी जो एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट है, वो एलॉय का बना होता है। भाई एलॉय का ही क्यों बनाते हैं, इसको प्योर मेटल क्यों नहीं बनाते, एलॉय का बनाने का रीज़न क्या है? तो आइए समझिए बेटा, यहाँ पर हमें पता है कि एलॉय क्या है, मिक्स करने पर बनता है, किसको, मेटल्स को या नॉन मेटल्स को। तो जब हम मिक्सिंग करते हैं तो मिक्सिंग से क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और वो टफ बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वैसे तो सॉफ्ट होता है मेटल, तो जब हम मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है, टफ बन जाता है बेटा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से और टफ बनने से क्या हुआ, आप यहाँ पर रीज़न दोगे, बिकॉज alloys have high resistance due to which they produce more amount of heat, ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग लिखा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वहाँ पर क्या कहता है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उसके अकॉर्डिंग लिख दिया हमने। एलॉय का रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए क्या करते हैं, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं बेटा। अब उसने ज़्यादा हीट तो प्रोड्यूस कर दी, अगर वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने पर टूट गया, मान लो मेल्ट हो गया, तो उसका फ़ायदा क्या है, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है एंड हाई melting point due to which it does not break। ठीक है, वो टूटता नहीं है बच्चों, क्या होता है, वो टूटता नहीं है, वो चलता जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस, किसका होता है, एलॉय का, एज कंपेयर टू प्योर मेटल। प्योर मेटल की दोनों चीज़ें कम होती हैं, तो ज़्यादा गर्म भी नहीं होंगे और ज़्यादा गर्म हो गए तो टूट जाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम किसके बनाते हैं, एलॉय के बनाते हैं बेटा। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, उसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है बेटा। क्या स्टेटमेंट है, यूज़ द डाटा इन द टेबल 1.1 टू आंसर द फॉलोइंग। ए पार्ट में पूछा बेटा, विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज ए गुड कंडक्टर। सेकंड पार्ट में पूछा है, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है बेटा, आयरन और मर्करी को कंपेयर करना है, आयरन और मर्करी में से कौन सा गुड कंडक्टर है। तो वैसे भी पता आपको कौन कंडक्टर अच्छा है बेटा, आयरन, क्योंकि आयरन की रेजिस्टिविटी क्या कम है और किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, मर्करी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा। आप इसकी वैल्यू नोट भी कर सकते हैं बेटा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आयरन is a good conductor as compared to mercury। रीजन क्या दोगे, बिकॉज आयरन हैज लो रेजिस्टिविटी, आयरन हैज लो रेजिस्टिविटी, आयरन की रेजिस्टिविटी क्या बेटा, लो है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बी पार्ट पर देखिए, कहता है कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है। तो आप नोट कीजिए कि आपकी टेबल के अंदर सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है वो क्या सबसे अच्छा कंडक्टर। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। क्या रीजन दोगे, बिकॉज it has lowest resistivity, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा। पेज नंबर 209 का हमने सारे क्वेश्चन कर लिए 1 से लेके 4 तक। अगर आपको समझ में आया बेटा, अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है बेटा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए, उनको बताइए। अगर आप पुराने क्वेश्चन देखने चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट है वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा बेटा। ओके बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।